फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, मुझे लगता है 5th या 4th प्रॉपर्टी पे होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी थी नंबर, जरा ये बता दो। मतलब जो भी था इसका नंबर, आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका GIF 4 से बड़ा हो। अगर 4 से बड़ा हो ये बोला गया है, तो 4.9 भी मैं इसके अंदर रखूंगा तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 ही आएगा। इसलिए मुझे x को लिखना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कुछ भी रख लो, 5 या 5 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 4 से बड़ा ही आएगा। पर अगर यहीं पे मुझे ये बोल दिया जाता, इक्वल्स टू लगा के दिया जाता, अब मैं x को n भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी में ही आपको ये बोला जाता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, GIF ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो दिस टाइम GIF ऑफ x कैन आल्सो बी 4। तो x की वैल्यू आप 4 लो, 4 से बड़ी कुछ भी लो, GIF हमेशा 4 या 4 से बड़ा ही आएगा। बस यही छोटा सा डिफरेंस था यहाँ पे। सिमिलरली अगर इसी को ही मैं लास्ट एक और प्रॉपर्टी बनाऊं, नंबरिंग करते जाना, जिस भी प्रॉपर्टी पे थे हम, मेरे को याद नहीं, आप इसे भी एक एग्जांपल से देख लो। हमसे बोला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 4 से छोटा होना चाहिए, तो मैं x को 3.999999 भी रख सकता हूं ना। 3.99 रखूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि x की वैल्यू 4 से छोटी, आप कुछ भी रखिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 4 से छोटा ही आएगा हमेशा। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं। और अगर हम बात करें इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कि भाई अगर यहाँ पे इक्वल्स टू लगा होता तो क्या करते, तो फिर से देख लो यहीं से आप सारी प्रॉपर्टीज को एक एग्जांपल लेके नोटिस कर सकते हो कि किस तरीके से वर्क करेंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू n बोला जाता, तो इस बार x की GIF की वैल्यू 4 भी हो सकती है। अगर GIF की वैल्यू 4 भी हो सकती है, तो x की वैल्यू 5 या 5 तो नहीं ले सकते, 5 से छोटी, यानी कि 4.999 से लेके छोटी कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हमारे पास आंसर हो जाता x लेस देन n+1। और चारों को ही मैंने एक एग्जांपल से दिखाया, आप उसमें वैल्यूज रख के चेक करेंगे अगर, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर दो वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं आप, तो उसकी वैल्यू उनके इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के या तो बराबर आएगी या उससे बड़ी आएगी, छोटी कभी नहीं आ सकती। इसका भी एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सपोज आपने 4 + 5 करा और इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, तो इधर से आएगा 9। अब इनका इंडिविजुअली अलग अलग निकाल लो, उधर से भी आएगा 9। बट अगर यहीं पे ही, चलो ये तो हुआ इक्वालिटी वाला, इक्वालिटी तब हेल्ड करेगी जब x और y दोनों इंटीजर होंगे। इनफैक्ट और भी कुछ प्लेसेस पे करेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तभी करेगी, सॉरी। अब मैं इसी को वेरी करा के दिखाता हूं आपको। मैंने x को लिया 4.1, y को लिया 5.2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर डायरेक्टली निकालूं तो 9.3 आएगा। 9.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9 ही आएगा। बट अगर इंडिविजुअली निकालता हूं तो भी देखो सेम ही आ रहा है, तब भी 9 ही आएगा। अच्छा जी, अब बात आती है कि सर ये तो हमेशा इक्वली आ रहा है, दिक्कत क्या है? नहीं भाई, बड़ा भी आ जाएगा। जब ये डेसिमल वाला पार्ट मिलके 1 कंस्टिट्यूट कर लेगा, इस दोनों का सम मिला के 1 हो जाएगा, तो वो वैल्यू एक बढ़ा देगा आपकी। फॉर एग्जाम्पल आप लो 4.6 एंड 5.7। इस बार ये वैल्यू आ जाएगी 4, 5 और 4 9, और 0.7 और 0.6 को ऐड करेंगे तो 1.3 बनेगा, यानी कि ये बनेगा 10.3, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा 10। बट अगर आप इंडिविजुअली निकालेंगे इस बार, तो वैल्यू रह जाएगी 9 ही दोस्त। तो या तो ये हमेशा बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, छोटा तो कभी होगा ही नहीं। पर हाँ, ये नहीं लिख सकते, इसका इंप्लीकेशन ये है
कि आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों वैल्यूज को तब कर सकते हैं जब दोनों ही इंटीजर हो, तब तो आप अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर 8th ऐसे वाली अलग समझ नहीं नहीं कर आई। सकते। 8th वाली देख, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 है। यानी कि मुझे x ऐसा चाहिए जिसका GIF 4 हो या 4 से छोटा हो। अब GIF 4 से छोटा तो तभी होगा जब वैल्यू 4 से छोटी होगी। यस सर। GIF 4 कब होगा? 4 से लेके 4.99999 तक ये हमेशा 4 होगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो इस बार मैं इसकी वैल्यू 4 भी ले सकता हूं, यानी कि x को 5 से छोटा कुछ भी रख लीजिए। 5 रखेगा तो 5 आ जाएगा आंसर, बट अगर 4.99999 रखेगा तो भी 4 ही आएगा आंसर। 4.7 रखेगा 4 आएगा, 4 रखेगा तो भी 4 आएगा, और 4 से छोटा रखेगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो छोटा ही छोटा आना है। ओके सर। तो मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू n बोला गया है, तो x की वैल्यू उससे एक ज्यादा इंटीजर से कम ही कम रहेगी हमेशा। और यार एक और लास्ट प्रॉपर्टी है जो ऐसे समझना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट ये यूज हो चुकी है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है हमारा ऑलरेडी, जेई मेंस पूछ चुका है एक क्वेश्चन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1 अपॉन n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 अपॉन n अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस n माइनस 1 अपॉन n। यानी कि ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है, इस तरीके की कोई सीरीज बन रही है जहां पे आपके पास n कोई नेचुरल नंबर है, where n is some natural number, तो आप इस सीरीज का सम ऐसे लिख सकते हैं n टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मैं इसको यूज करके आपको अगर दिखाऊं तो सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है, n हो गया आपका 10। सर बेसिकली सबका सम जो n-1 अपॉन n है वो डेसिमल में आएगा लेस देन 1, तो n बिल्कुल टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा आंसर, है ना सर? हाँ बट x पे भी डिपेंडेंट है ना ये चीज, तो ऐसे भी तो सोच हाँ कि सर, x मतलब मान ले x तेरा का जो आएगा। 4.9 है, हाँ सर। अगर 4.9 है तो देखिए तो 5 हो जाएगा पहली वैल्यू। देख जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें देख, अच्छा ओके सर। 4.9 पे ये रहेगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, सारे 5 हो जाएंगे। बट हाँ अगर तू, तो पहली चीज तो अगर ये सीरीज यहां तक जा रही है तो इसका आंसर तो डायरेक्टली लिख दे 10x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10x। इसका क्वेश्चन भी आ चुका है वैसे, ऑलरेडी कराऊंगा वो भी। इसे उस क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे हम प्रॉपर्टी को, देख प्रॉपर्टी वर्क भी कैसे कर रही है। सर इस प्रॉपर्टी में x की भी कोई कंडीशन है या x इज नहीं, x की कोई कंडीशन नहीं है, x चाहे जो। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। सारी प्रॉपर्टीज आसानी है, बस एक ये 10th वाली प्रॉपर्टी को छोड़, और तो सारी मतलब आप ऐसे समझ ही सकते हो, आपको याद ही रहेंगी। मतलब अगर आपको समझ आ जाएंगी तो याद रहेंगी, आपको यूज करनी होंगी ये। मैं यूज भी कराऊंगा अभी, क्वेश्चंस भी दूंगा इस पे बेस्ड। और वहां से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ बेहतर हो जाएगी। बट इसको यूज करने से पहले हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो भी जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, एवरीबॉडी डन? लिख लिया यहाँ तक? 1 मिनट सर। ठीक है, फिर मेरे को भी 1 मिनट तो जरा।
डन? बचा कोई? हैंड रेज कर लो अगर बचा है। ओके, चलिए लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो है हमारा, मुझे लगता है फोर्थ टाइप का फंक्शन होगा ये स्पेशल फंक्शंस में। इसको हम बोल देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सर जो कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट था उसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने तुम्हें समझा तो पहले ही दिया, बट थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, अभी पूरे तरीके से नहीं समझे आप इसको। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बना कैसे? बना ऐसे ही जी, हम किसी भी वेरिएबल का इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट चेक करना चाहते थे। GIF हम पढ़ चुके हैं, दिस वाज GIF ऑफ x, greatest integer function of x, and this is said to be curly bracket of x, fractional part of x. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में बिल्कुल यूज होगा। आपके अच्छे क्वेश्चंस में जो भी एडवांस के क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपका GIF और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी कराएंगे भी इस पे बेस्ड, बट इससे पहले ये बात करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को हम देखते कैसे। देखो, हम GIF को अच्छे से समझ गए, हमें GIF की वैल्यूज निकालना आ गई। अगर हमें GIF की वैल्यूज निकालना आ गई तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज भी निकालना आ गई, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को यूज हमेशा ऐसे ही करा जाता है। इसके यूज करने का तरीका है कि जहां पे भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखता है, आप उसकी जगह x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिख देते हैं, बिकॉज दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट। एक्चुअली कोई ना कोई इंटीजर ही होगा ये। तो अगर हमें x की रेंज पता हो तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज मिलती चली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके दिखाता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, और थोड़ी वैल्यूज भी निकालना सिखाता हूँ। पर आप पहले ये देखिए कि काम क्या करता है। इट ऑलवेज रिटर्न्स द फ्रैक्शनल पार्ट सर इसकी रेंज 0 to 1 होगी? बिल्कुल 0 to 1 ही होगी हमेशा, और 1 के इक्वल भी नहीं होगी। हाँ सर, 1 की इक्वल हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, तो इंटीजर ही बन जाएगा वो तो। यस, हाँ सर। इट ऑलवेज रिटर्न्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द, सिर्फ एक ही इंटीजर इसकी रेंज हो सकती है 0। इट ऑलवेज रिटर्न्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द वेरिएबल एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए इसका ग्राफ भी मैं बनवाऊंगा आपको, बट उससे पहले जरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को समझ लेते हैं। ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि जब भी आप आगे यूज कर रहे होंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, तो मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज करके x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिखता रहूंगा। मैं कभी इसकी टर्म्स में आंसर नहीं निकालूंगा कभी। मैं क्या मतलब, इसकी अप्रोच ही है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को आप हमेशा ऐसे देखेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। बट लेट्स फाइंड आउट सम वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मेरे को 6.73 की फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं भैया फिर से वापस, मेरे को ये बताएगा आंसर क्या है इसका आंसर। तो मैंने कहा जी 6.73 में से 6.73 का फ्रैक्शनल पार्ट घटा दो, सॉरी इंटीग्रल पार्ट घटा दो, यानी कि 6.73 में से 6 को घटा दो, आंसर आया 0.73। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये तो हम डायरेक्टली भी देख पा रहे थे, 0.73 आंसर था इसका, यहीं पे पता चल रहा था मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये है। हाँ जी, इस पे तो बिल्कुल पता चल रहा था, जब पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो बिल्कुल सीधा दिखेगा आपको कि क्या फ्रैक्शनल पार्ट है। But let's find out fractional part for a negative value. In fact, negative fractional part, negative decimal actually, माइनस 4.2 के लिए ये चीज निकालते हैं। माइनस 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट में निकालना चाहते हैं। माइनस 4.2 यानी कि x से इस बार माइनस 4.2, x को मैंने रखा माइनस 4.2 इज इक्वल्स टू x, यानी कि माइनस 4.2 माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस 4.2। नाउ क्या होती है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस 4.2? GIF ऑफ माइनस 4.2 -4। फिर से गलती, ऐसे क्यों? -4.2 से छोटा वेरिएबल कौन सा होगा? ये देख, यहाँ पे -5 आ रहा होगा, यहाँ पे -4 आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं -4.2 आ रहा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ये होता था ना कि इससे छोटा जो भी बड़े से बड़ा इंटीजर है, यस सर,
इससे छोटा इंटीजर कौन सा है देवांश? -5 -5, तो वैल्यू हो गई इसकी -5, तो -4.2 माइनस ऑफ -5 विच कैन बी रिटन एज +5, और वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखो 0.8, ना कि जो दिख रही थी 0.2। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बन जाएगी कि जब नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। तो क्या पहले तो आप मेरे को इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता सकते हैं डायरेक्ट? 0.7 1 में से ये पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट घटा दो। दिखने को मेरे को दिख रहा है सीधा 0.3 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, बट नहीं है। डेफिनेशन से जाओ ना जरा, डेफिनेशन समझा दी गई है आपको प्रॉपरली, इससे सॉल्व करो। तो अगर आपको जो फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है उसे 1 में से माइनस कर दो, पॉइंट ये है। अगर 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.3 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3, तो 1 माइनस 0.3 यानी कि आंसर आ जाएगा 0.7। चलिए किसी एक इंटीजर का भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। वैसे तो हमें पता चल ही रहा है इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, कोई है ही नहीं फ्रैक्शन, तो 0 होगा। बट चलो यहां से डेफिनेशन से भी निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस GIF ऑफ x, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। किसी नेगेटिव इंटीजर का निकालेंगे तब भी 0। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के, तो डोमेन में इसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप जो रखना चाहते हो रख दो। बट रेंज की अगर बात करूं 0 to 1, बिल्कुल 0 के इक्वल हो सकती है। 0 के इक्वल होगी इसकी रेंज, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Integer है। x का आंसर होगा 0 जब इंटीजर की बात कर रहे होंगे। एग्जैक्टली अप टू 1 के बराबर कभी नहीं होगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट है, 1 से छोटा ही छोटा होगा। 0.9999999999 जो भी ये लास्ट वैल्यू होती है, हमें तो पता नहीं 1 से छोटी कौन सी वैल्यू होती है, बट जो भी वो लास्ट वैल्यू हो सकती है वो आंसर हो सकता है। 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। कर चुके हैं जी यहां तक, या कुछ बचा है? ओके डन सर। देवांश ने किया। अब हम देखेंगे डिफरेंट इंटरवल्स के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कैसे डिफाइंड होगा। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है डिफरेंट इंटरवल्स के बीच में, बट डिफरेंट इंटरवल्स के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे डिफाइंड होगा। चलिए लेट्स सी, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है इसमें। इसके लिए चलो इससे पहले जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होगा, बता सकते हैं? 0। तो यहां से मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ गई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जो कि होगा 0। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सिंपल x की तरह ही बिहेव कर रहा होगा, और करना भी चाहिए यार। 0.1 पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू उठा के 0.1 हो जाएगी,
0.2 पे 0.2 हो जाएगी, 0.3 पे 0.3 हो जाएगी, 0.9 पे 0.9 हो जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, 0.99 पे 0.99 हो जाएगी। जैसे ही 1 होगा क्या हो जाएगी वैल्यू? 0, वापस 0। ऐसी जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आप रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बन जाएगा 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा x माइनस 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब x की वैल्यू होगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट वही लिखा है बिल्कुल। ये बेसिकली लिखा इसलिए जा रहा है कि आप इसका ग्राफ बना पाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा काफी। ऑल्सो मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन का थोड़ा आइडिया दिया था, राइट? यस सर। देखिए 0 से 1 के बीच में जब x की वैल्यू होगी 0 से 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नथिंग बट x। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बनेगा यहां से। ऐसे इसके लिए y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ बनेगा। तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बनेगा, बट जैसे ही 1 होगा यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक डॉट, वैल्यू हो जाएगी 0। फिर से ऐसे ही चल पड़ेगा, ये x माइनस 1 का ग्राफ है, आप x माइनस 1 का y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, यही बनेगा जो लिखा हुआ है। फिर 2 पे 1 2 हर इंटीजर पे वैल्यू हो जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट की 0। और साथ साथ एक और चीज देखिए कि ये पीरियोडिक होता है, ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन विच इज पीरियोडिक। तो कुल 7 ही फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। मतलब अगर मैं बेसिक फंक्शन की बात करूं, पीरियोडिक फंक्शन हम और बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर हम बात करें बेसिक फंक्शंस की तो 7 फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और 1 एल्जेब्रिक फंक्शन। एंड दैट एल्जेब्रिक फंक्शन इज दिस। क्योंकि ये लगातार रिपीट हो रहा है और इसका पीरियड होता है 1। तो अगर इसके नेचर की मैं बात करूं किस तरीके का ग्राफ होगा, तो ग्राफ होगा पहली चीज तो डिसकंटिन्यूस, ब्रेक हो रहा है लगातार, discontinuous at all integral points, discontinuous at all in integral points, पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी ये होगा पीरियोडिक, और पीरियड कितना होगा इसका? यूनिटी। जैसे उनका था 2 पाई पाई, ऐसी इसका यूनिटी है, क्योंकि हर एक यूनिट के बाद ये ग्राफ सेम बनता जा रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ग्राफ है हमारा fx इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या fx को हम y से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, 3 ही बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है मेरे हिसाब से, तो 3 नहीं 4 बोल देता हूँ। 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट x, बस 0 से 1 के बीच में, जो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। सेकेंड बात आप ये याद रख सकते हैं कि एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है 0, हर इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है और x पॉजिटिव है, तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है, सॉरी, x की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है
नॉट एन इंटीजर, और x है पॉजिटिव, तो माइनस x का अगर मैं निकालूंगा, मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं तो आप 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर निकाल दीजिए। अगर इंटीजर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेकंड वाली प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट्स पे, तो यानी कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो होगा 0, बट अगर नॉन इंटीग्रल पॉइंट है और नेगेटिव नंबर है तो आप उसे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा भी था। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आप कोई भी इंटीजर ऐड करते हैं तो इंटीजर कोई डिफरेंट चीज नहीं करता, कोई डिफरेंस नहीं अकर होता उसकी वजह से, या आपका नॉर्मल ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी लिखा जा सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। तो सपोज 4.1 लिखा और आपने इसमें कोई इंटीजर ऐड करा 4.1 लिखा और आपने इसमें कोई इंटीजर ऐड करा जहां पे n की वैल्यू, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ जी ठीक है। तो 4.1 के साथ आपने ऐड किया 9 ऐड किया, तो देखो अब भी अगर आप डायरेक्टली भी बाहर नहीं निकालना चाहते इसको तो ऐसे देख लो, 13.1 बना, स्टिल 0.1 ही आया आंसर। और अगर आप 9 को डायरेक्टली बाहर निकाल देते, यानी कि आप इसको सीधा सीधा 4.1 ही रख देते, तब भी आता आंसर 0.1। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन द इंटीजर इज नेगेटिव। 3.2 माइनस 4 अगर आपने करा तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस के 0.8, और माइनस के 0.8 यानी कि नेगेटिव नंबर का आप फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं, वो इंटीजर भी नहीं है, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पॉजिटिव चीज निकाल दीजिए, यानी कि 1 माइनस 0.8 आंसर आता 0.2, तो वो तो डायरेक्टली भी 3.2 का 0.2 ही आ रहा था। सर सर मुझे ये पूछना है, ये आपने सर इंटेंशनली किया है या गलती से वो सर एक जगह कर ली एक जगह स्क्वायर? हाँ ये गलती से, ऐसा कुछ नहीं होता है एक जगह कर ली एक जगह स्क्वायर है, इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं, कर ली होगा, सब ब्रैकेट कर लिए। और सर अगर इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया अगर इन्होंने x की, मतलब यहाँ तो लीनियर है, तो सर क्या होगा? तो बस हमें उस क्वाड्रेटिक का नेचर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तू, फिर अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी तो सेम ही है। अब मान ले एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ बदल जाएगा। सबसे पहली चीज तो कैसे, 0 से 1 के बीच में तो अभी भी ये 0 ही दे रहा होगा आंसर। 0 से 1 के बीच में जब एक्स स्क्वायर अंदर, अब तुझे ऐसे देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 के बीच में होगा तो ये आंसर एज इट इज बाहर निकल के आ जा रहा होगा, जो भी इसका आंसर बन रहा होगा, यानी कि जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर के ही बराबर। बट अगर एक्स, फिर जब एक्स स्क्वायर 0 से 2 के बीच में होगा तो बेसिकली एक्स 0 से लेके, या सॉरी 1 से लेके 2 के बीच में होगा, तो एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 के बीच में होगा तो एक्स होगा बच्चे 1 से लेके √2 के बीच में। तो अब ये चीजें जो पहले ग्राफ तेरा ब्रेक हो रहा था 1 2 3 वहां पे ना, अब वो ग्राफ होगा 0 से 1 में तो ऐसे ही बनेगा, पर 1 से √2 तक बनेगा। अब अगला √2 पे ब्रेक हो जाएगा, फिर अगला √2 से √3 पे ब्रेक हो जाएगा, फिर √3 से 2 पे ब्रेक हो जाएगा, फिर 2 से √5 पे, √5 से √6 पे, ऐसे चल रहा होगा। बस ये चेंज आ जाएगा। समझ आई बात क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अंदर वाली चीज तो सेम ही रहेगी, मतलब ये वर्क तो अभी भी ऐसे ही कर रहा होगा, बस वर्क करने वाली वैल्यूज बदल जाएगी। कि पहले 0 से 1 के बीच में आंसर x था, अभी भी 0 से 1 के बीच में आंसर x स्क्वायर ही रहेगा। पहले 1 से 2 के बीच में आंसर था x माइनस 1, यहां पे देख ऊपर लिखा हुआ है मैंने। अब ऐसा नहीं होगा, अब 1 से √2 के बीच में आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। सिमिलरली √2 से √3 के बीच में होगा x स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके से चलेगा। ओके सर। और सर n जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए या वेरिएबल भी हो सकता है? कहां पे, फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर? हाँ सर।
नहीं, n इंटीजर होना चाहिए, देख मैंने लिखा हुआ। ओके सर। तो सर अगर इसमें हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दी x² - 3x + 9 या ऐसे, तो उसको पहले हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से चेंज करेंगे हाँ ठीक है सर। और तब सॉल्व करेंगे, फिर से यही चीज लगा रहे होंगे एग्जैक्टली। सर उसमें सेम लग जाएगी ना प्रॉपर्टी, क्योंकि एक पे होल स्क्वायर बिल्कुल आएगा। बिल्कुल 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 सेम लग जाएगा। रोशनी आज तो लेट हो गया आप आने में, क्या बात है? सर क्लास का एक मीटिंग था तो उसमें ज्वाइन करना था सर। ओके सर मैंने मैसेज भेज दिया था मगर मैं थोड़ा सा लेट हूँ। ओके, हाँ जी अब आगे बढ़े। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया। अब हमने इसके कुछ क्वेश्चंस लगाने और साथ साथ एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है बस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यहीं पे हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस कर रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। ओके चलिए जी शुरू करते हैं। The domain of the function पहला है greatest integer function of x का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2। चलिए पहला क्वेश्चन है, अभी पहले मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमें यार दो तीन चीजें बताई गई हैं यूनिवर्सल, जो दो चीजें हैं वो तो हमारी हमेशा वैलिड होंगी। यूनिवर्सल दो चीजें ये थी कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। थैंकफुली यहाँ पे डिनोमिनेटर तो नहीं है पर रूट जरूर है, और रूट है तो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव, इनफैक्ट शुड बी नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक बनी हुई है, बस क्वाड्रेटिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में है। तो लेट कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को y, और पहले क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करो। तो ये बन गया y² - 3y + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे y - 1 1 एंड y - 2। बिल्कुल, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास 1 एंड 2, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे को चाहिए वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं देख लूंगा कि पॉजिटिव वाला पोर्शन कौन सा है, उसको शेड करा तो एक आंसर मिला, या तो y होना चाहिए 1 से छोटा या फिर y होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसी के लिए बस हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो जो भी पढ़ के आए थे। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x या तो हो सकता है 1 से छोटा, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो सकता है बड़ा 2 से। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है, अभी अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 1 से छोटा चाहिए, 1 या 1 से छोटा चाहिए, सर तो 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर 1.99 भी रखूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 ही आएगा। तो इसका आंसर तो आया ये, और इसका आंसर क्या होना चाहिए ऋषि, ये भी बता दो। सर 3 से ज्यादा रोशनी 3 से ज्यादा क्यों? अगर 2.1 लूंगा तो उसका भी तो GIF 2 ही आएगा। हाँ सर 3 से होना चाहिए। 3 से ज्यादा क्यों? 2 से ही ज्यादा होना चाहिए ना, अच्छा सर ज्यादा वाला है, हाँ ठीक है सर। है ना? हाँ ये सर देखो दोनों को कंबाइंड कर दो, कुछ भी ले लो x को,
भाई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स हो गया आंसर? नहीं, यस सर। दोनों को। ये कह रहा है x 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है, ये कह रहा है x 2 या 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर तो ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। दोनों को कंबाइंड करके सर बोल, इसको लॉजिक से कर सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल को? कर सकते थे, बिल्कुल मतलब कर सर सकते थे, इंटीजर होगा और हम बस डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। बिल्कुल। इंटीग्रल और वैल्यूज होंगी, आप डिस्क्रिमिनेंट देख लो इसका कि कब पॉजिटिव है ये। हाँ सर। इंटीग्रल वैल्यूज पे हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ यस। भी हो। -1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, हाँ थोड़ी सर। देर में तो पैटर्न ही समझ आ जाएगा। ऋषिक, सारे क्वेश्चंस थोड़े ना होंगे आसान, ये तो बस हम एक दिखाना चाह रहे थे तेरे को नेचर, कैसे हमें सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होगी हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में, सर सॉल्व सर दिस। सर, आजकल तो सर बस टाइम कहाँ बच सकता है वो देख रहे हैं। नहीं, सही बात है। So this is fx is equals to this, इस बार डिनोमिनेटर भी है गाइस, रूट भी है, दोनों कंडीशन को एक साथ इन्वॉल्व करो। रूट के ग्रेटर। अंदर की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर की कंडीशन थी कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक ही बारी में ये बोल सकता हूं कि ये वैल्यू बस ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0 नहीं होनी चाहिए। -6 and 1 आएगा तो -6 टू ओ माइनस इन्फिनिटी टू -6 और 1 टू इन्फिनिटी। क्या इसका आंसर? नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, वो मैं बीच का कर रहा हूँ, फाइनल सर दूंगा अभी। हाँ सेकंड का ही आंसर बता रहे हैं ना। हाँ ठीक है सर, मैसेज नहीं करना। नहीं 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 नहीं, गलत है तेरा आंसर, नहीं कह रहा। हाँ नहीं सर, वो मालूम है सर, मैंने पूरा आंसर नहीं दिया था, मैंने बस वो सॉल्व। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर तो मैसेज ही करने का। तो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह पहले सॉल्व करो, y की वैल्यूज आ जाएंगी कुछ, जो भी y की वैल्यूज आएंगी, y की जगह फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x रख देना उसकी जगह, और प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्या होना चाहिए हमारा अप्रोप्रिएट आंसर, वो बताओ।
हाँ जी, निकला सेकंड का आंसर। सेम पैटर्न फॉलो करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को वाई पुट करो। भेज दिया। नहीं, नो। ओके सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को y पुट करो तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट आ रहा है -6, सम आ रहा है -1, तो ये ब्रेक होना चाहिए -3 एंड +2 में। ये गलत ब्रेक करा है तुम। -3y + 2y सम बनेगा -y और प्रोडक्ट -6y स्क्वायर। पहले को कॉमन लेंगे, y -3 आ जाएगा और दूसरे से देखते हुए सब कुछ इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, y -3 एंड y + 2। अगर हम वेवी कर्व बनाए तो ये वेवी कर्व बनेगा। पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए। बोले तो या तो y हो सकता है लेस देन -2, इस बार इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि देखो यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं आ रही। या तो y लेस देन -2 और y इज ग्रेटर देन 3। यहां तक तो था हमारा पुराना काम, ये तो हमने काफी कुछ सॉल्व करी है ये सब चीजें। तो अब इसके बाद नया काम कहां से शुरू हुआ? यहां से शुरू हुआ कि आपको y की जगह पुट करना चाहिए था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये बन जाएगा मेरे पास या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए छोटा -2 से, तो इसका मतलब x भी छोटा होना चाहिए -2 से, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए बड़ा 3 से। तो क्या आंसर होगा इसका, बताओगे? इस वाले पार्ट का आंसर बता दो बस मेरे को। प्रॉपर्टी तुम्हें लगानी आई कि नहीं आई? ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल टू टू 4। हाँ सर, इक्वल टू। तो अगर दोनों को देखते हुए कंबाइंड आंसर दूं तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 4 टू ∞। सर मुझे नेगेटिव वाला समझ नहीं आया, लेफ्ट वाला -2 वाला, लेस देन वाला। लेस देन वाला तो लेस देन वाला ही रहेगा, बस ऐसे ही सिंपल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x सपोज तुझे दिया गया 4 से छोटा चाहिए, तो 4 से छोटा चाहिए तो 3.99 रख ले, 3 आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या दिक्कत है? 4 नहीं रख सकता बस x को, 4 रखेगा तो बराबर आ जाएगा, बराबर नहीं हो सकता इस बार 4 के। ठीक है सर। 4 से छोटा कुछ भी रख ले, तो ऐसे ही यहाँ पे -2 से छोटा चाहिए, -2 से छोटा कुछ भी रख ले नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। बस -2 से बड़ा नहीं रख सकते या -2 के बराबर भी नहीं रख सकते। हाँ जी, थर्ड। पहली चीज तो रूट है, तो रूट है तो मतलब ये बड़ा होना चाहिए भाई। दो तरीके से आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां से, एक एनालिटिकली कि मैं वैल्यूज को देख समझ के ही कर लूं अपने आप से, या फिर थोड़ा थियोरेटिकली। आपको बस ये पता करना है कि x का स्क्वायर कब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के स्क्वायर से बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव, या बराबर भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
अरे क्या हम रेंज पढ़ चुके हैं? रेंज नहीं पढ़ी है ना अभी हमने? नहीं सर। अरे अच्छा, मैं सोच ही रहा था अजीब है सर, आप रेंज नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं रेंज इसीलिए नहीं दे रहे ना हम, क्योंकि हमने रेंज पढ़ी नहीं है। बट अब हम सारे टाइप्स के फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो रेंज भी अब हम पढ़ेंगे। मैं भूल गया था यार, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। रेंज तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी, मैंने सोचा था तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे। वैसे पहले ही पढ़ा देते हैं रेंज, बट इस बार हमने सोचा कि इस बार कुछ नया करते हैं, बाद में पढ़ेंगे, जिससे कि सारे फंक्शंस के बारे में समझ के फिर रेंज निकालना सीखें। डोमेन और रेंज दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट रेंज तो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज के क्वेश्चन तो एक तो फंसते ही है हाँ सर। जेई में। सर वैसे भी सर डोमेन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है सर जितनी रेंज में होती है। हाँ बिल्कुल, रेंज में और ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी, सही बात है। रेंज निकालने के मेथड्स भी बहुत है ऋषिक, पता है? दो तीन तो हम वैसे ही सीख चुके हैं। क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना सीख चुके हैं, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस की रेंज निकालना सीख चुके हैं, साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की रेंज निकालना सीख चुके हैं। और एक 12th क्लास में पूरा प्रॉपर मेथड पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा, जिसमें हमें बताया जाएगा किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए। वो बेसिकली रेंज ही निकालना होता है, जो आपने अभी पढ़ी भी होगी मैकेनिक्स में थोड़ी बहुत, कि v कब मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, या x कब मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा। तो डिफरेंशिएशन निकाल के इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, उस तरीके की चीजें। चले जी, बताइए कुछ आंसर मिला इसका अभी तक? सर कर रहे हैं, 2 मिनट और दे दो सर। सर सर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाएंगे कैसे, या सर एक्स को उसमें कैसे करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में? चलो आ जाओ। एक तरीका तो था कि ये देखने का कि एक्स, और अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हैं, यानी कि एनालिटिकली देखने का, अगर एक्स को तो कुछ भी पॉजिटिव नंबर रखेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पॉजिटिव रखेंगे तो हमेशा या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये जीरो आएगा। भाई ये पॉजिटिव नंबर में दो तरीके के नंबर्स हो सकते हैं, या तो इंटीजर हो या नॉन इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू होगी तो एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों बराबर होंगे। ये सर। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो सब इसका आंसर है ही। यहां से मुझे एक बात पता चल गई, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो। -4 रखूंगा, -4 का स्क्वायर 16 बनेगा। यहाँ पे -4 रखूंगा, -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 ही आएगा, -4 का स्क्वायर फिर से 16 ही बनेगा। तो जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो सब तो इसका आंसर है ही। अब बात करते हैं नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। चलिए एक पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल वैल्यू पकड़ो, एक नेगेटिव नॉन इंटीग्रल वैल्यू पकड़ो। जब पॉजिटिव नॉन इंटीग्रल वैल्यू पकड़ोगे 4.1, 4.1 में 4.1 का स्क्वायर करेंगे और यहां पे 4 का ही स्क्वायर होगा, ये सर। तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सर। और यानी कि सर एक्स x स्क्वायर का बिलोंग्स टू, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा आंसर। बिल्कुल एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा आंसर। यानी कि x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव भी इसके आंसर है। और अगर मैं नेगेटिव कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू डाल के देखूं, सपोज -4.1, -4.1 डालूंगा तो यहाँ पे तो बनेगा 4.1 का स्क्वायर, माइनस का करो या प्लस का करो स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहाँ पे करूंगा तो -4.1 का इंटीग्रल पार्ट बनेगा -5, और -5 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 25, वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ये 4.1 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, नहीं बनेगी बात।
तो आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स अलोंग विद नेगेटिव इंटीजर्स। पर जी हमें तो नहीं आई बात समझ, थोड़ा और बताओ इसको सही से। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एनालिटिकल पार्ट से ना जाते हुए कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगा सकते हैं। यस सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ये वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये रहेगा एज इट इज। हमें चाहिए वैल्यू पॉजिटिव या 0, कुछ भी। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। हाँ यहाँ सर। पे अगर मैं देखता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। बस एक बात है कि ये 0 भी हो सकता है। अगर ये 0 हो जाए तो फिर चाहे ये कुछ भी हो, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी। अगर ये नॉन जीरो है तो पॉजिटिव है, अगर 0 है तो ये कुछ भी हो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा 0 ही है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स आंसर हो गया अलोंग विद इंटीजर्स। अलोंग विद इंटीजर्स तो ऑब्वियसली हो गई, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है या 0 है। बात करते हैं जरा इसकी, x प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। देखो अगर x को आप नेगेटिव रखेंगे तो ऑब्वियसली इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव ही आएंगी। आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, वो दोनों पॉजिटिव होंगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, वो दोनों नेगेटिव होंगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर ये, तो इसका मतलब ये होना चाहिए पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से आंसर आया x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। बट अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो अगर वो 0 हो गया तो ये कन्वेंशनल मेथड यहां से शुरू हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं। बट इफ fractional part of x is equals to 0, inequality will always satisfy। इसका ये मतलब है कि रियल पॉजिटिव नंबर्स तो हैं ही, साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी आंसर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नेगेटिव इंटीजर्स पे भी होगा। यानी कि हमारा आंसर होगा या x होगा बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स अलोंग विद ऑल द इंटीजर्स, यानी कि z नेगेटिव या i नेगेटिव, जो भी आप बोलना चाहते हो, जैसे भी आप देखते हो इंटीजर्स को। एंड प्लस 0 भी, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो वो भी वैलिड है। सर इसमें भी थोड़ा एनालिटिकली लगाया हमने, कन्वेंशनल में भी थोड़ा थोड़ा। बस कन्वेंशनल में हमने नहीं, एनालिटिकल नहीं लगाया, बस हमने देख ये लगाया कि जैसे हमने वो सॉल्व भी करा था, अगर तेरे को याद हो वेवी कर्व में जब पावर इवन होती थी, याद है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाते थे, तो ये भी तो लेते थे ना कि ये वैल्यू 0 हो गई तब भी तो सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। वही वाली चीज लगाई है यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको अपनी तरफ से कराना चाहता था, जिससे शायद आपको समझ बनी होगी कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आप काफी हद तक सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी। हम इससे आगे बढ़ेंगे रेंज।
हाँ जी, चलें आगे, कर सकते हैं शुरू। 1 मिनट सर, लास्ट वाला पार्ट नोट करूँ। होने को तो एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, कहीं पे यूज नहीं होता है, तो कोई जरूरत नहीं आपको ऐसी जाने की। और होने को तो एक डिरिचलेट फंक्शन भी होता है। लीस्ट तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा हम्म, सर? लीस्ट तो मतलब माइनस इन्फिनिटी में। लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट का बिल्कुल उल्टा। मतलब 5.1 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 6, वो भी इंटीजर ही देता है वैल्यू। उसको हम सीलिंग फंक्शन बोल देते हैं, जैसे इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। मतलब 5.1 को फ्लोर पे लेके आएंगे तो 5 हो जाएगा, सीलिंग पे लेके जाएंगे तो 6 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके सर। पर एज सच वो कहीं यूज नहीं होता। और डिरिचलेट फंक्शन होता है, इरैशनल फंक्शन होते हैं डिरिचलेट फंक्शंस, उसकी भी कोई हमें एज सच जरूरत नहीं है, वो अलग तरीके से डिफाइंड ही अलग तरीके से होता है। अभी तो जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 12th क्लास में हम थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूटी, और जब हम कुछ चीजें पढ़ रहे होंगे, कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, तो कैलकुलस विल बी ऑल अबाउट फंक्शंस ओनली। तब हम आपको थोड़ा आइडिया देंगे इन सब चीजों का, कि कुछ कुछ इस तरीके की भी फंक्शंस की चीजें होती हैं। आज तो आपको नहीं है जरूरत इतना लोड लेने की। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं जरा रेंज की तरफ। हाउ टू फाइंड रेंज। अरे यार, फिर तो थोड़ा मुश्किल है आज खत्म होनी ये चीज, क्योंकि रेंज पे भी मैं काफी क्वेश्चंस कराने। सबसे पहली बात, रेंज फाइंड आउट करने से पहले आप डोमेन फाइंड आउट करेंगे। एक सेकंड रुकिए जरा, मुझे लगता है मैंने कहीं पे लिखा हुआ है रेंज। जस्ट अ सेकंड। नोप, चलो कोई बात नहीं। तो फॉर रेंज, फर्स्ट फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन जिस भी फंक्शन की आप रेंज निकालना चाहते हैं। सबसे पहले तो गाइज आप उसका डोमेन निकालिए। जब तक आप डोमेन ही नहीं निकालेंगे तब तक रेंज पे तो मत जाओ कम से कम। रेंज तो निकलेगा ही तब जब हम डोमेन निकाल पाए किसी फंक्शन का। और रेंज का काम है हमें ये बताना इस फंक्शन की आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। एंड रेंज की डेफिनेशन लिखवा देती क्या? ओके सॉरी, इसको भी लिखने से पहले पहले रेंज की डेफिनेशन, ये तो मेथड्स टू फाइंड रेंज में होगा। तो रेंज हमारा बेसिकली क्या है? द रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, range of a function fx is the set of values, या is the range of values, या is the interval of values
जो हमारा fx अटेन कर सकता है एट द पॉइंट्स in its domain. मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ वो x, जब x रेंज है, जो वो x डोमेन है, हाँ सर, तो x अगर डोमेन है तो fx हमारा रेंज है या y हमारा रेंज है। तो ग्राफ पे जो भी आपको हाइट दिखती है, जो भी वर्टिकल पॉइंट y कोऑर्डिनेट होता है, वो हमारी रेंज होती है, x कोऑर्डिनेट हमारा डोमेन होता है, इनपुट होता है। तो जितने भी हम इनपुट्स दे सकते हैं किसी फंक्शन को, उस पर क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, ये रेंज है, मोटी सी बात करें तो। और क्या हमने कोडोमेन डिस्कस करा था फंक्शंस के लिए? पहली क्लास में कोडोमेन बताया होगा आपको कि कोडोमेन तो सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज होता है। हाँ और अगर सर, कुछ ना दिया हो कोडोमेन तो क्या लेंगे रियल फंक्शंस के लिए कोडोमेन? ऑल रियल नंबर्स। भाई रियल फंक्शंस का काम ये है कि सारे के सारे रियल नंबर्स आंसर दे सकता है, तो या तो वो कोडोमेन हमें देगा, कभी भी ये नहीं कहेगा कोडोमेन फाइंड आउट करो, नाम कर सकते। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज था, रेंज है वो वैल्यूज जो आंसर आए, मोटी सी बात। कोडोमेन जो आंसर्स आ सकते थे, तो पहली चीज तो आपको हमेशा कोडोमेन गिवन होगा। आप खुद से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कोडोमेन क्या है। बट अगर कोडोमेन नहीं गिवन है तो आप रियल नंबर जरूर ले सकते हैं, क्योंकि एक रियल फंक्शन के लिए कोडोमेन कैन बी द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल फंक्शन का तो काम ही है जिसका आउटपुट रहे हमेशा रियल नंबर। अगर आउटपुट रहे रियल नंबर तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स रियल नंबर होता है रियल फंक्शन के लिए। हो सकता है वो कभी आपको खुद से दे दे कोडोमेन, ना दे तो इसका मतलब आप लेंगे R। और रेंज वो वैल्यूज fx की जो आपके डोमेन पे आई। नाउ मेथड या रूल्स टू फाइंड रेंज। यार सबसे पहली बात तो देखो, रेंज निकालना इतना आसान काम नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी उंगली से काम करना पड़ेगा इधर। कुछ कुछ चीजें हम निकाल भी चुके हैं, इनफैक्ट हम 3 मेथड्स आपको सिखा भी चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, किसी का भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रेंज है, आप ये भी समझ सकते हैं मोटी सी बात। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आपने सीखा रेंज कैसे निकालना है, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए आपने सीखा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपने सीखा। ये 3 चीजें तो मैं ही सिखा चुका हूं आपको कि रेंज निकालने के तरीके ही थे। मैं आपको आज एक और मेथड सिखाने वाला हूं। वैसे मेथड्स तो मैं भी 3 लिख पाऊंगा, पर एक 12th क्लास में सीखेंगे, कैलकुलस मेथड बोल देते हैं उसको, जो कि बेस्ट मेथड है, जिससे तो रेंज निकल ही जाएगी, कोई बात ही नहीं है। लेंदी हो सकता है बट रुकेगी नहीं कभी कोई क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले तो आप डोमेन फाइंड आउट करिए टू फाइंड आउट रेंज। अब अगर आप डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका डोमेन किस तरीके का आया इस पे डिपेंडेंट होगा कि आप रेंज कैसे निकालने जाएंगे। अगर आपका डोमेन आता है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब मैं बताता हूं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसको। तो आपकी रेंज हो जाएगी, देन रेंज बिलोंग्स टू, अगर डोमेन है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स आए बस कि भाई डोमेन हमारा ये है, या तो आपको दे दिया खुद से हमने ऐसा डोमेन, या आपका आ गया जो भी, इससे मतलब नहीं। पर अगर आपका डोमेन है कुछ पॉइंट्स, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के भाई लो इसमें आप 1 2 3 रख सकते हो एक्स की वैल्यू, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख सकते हो एक्स की वैल्यूज,
तो आपका रेंज हो जाएगा सेट ऑफ corresponding values of fx. Let's understand this with an example. For example, मैंने आपको जब भी मैं किसी फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो ऐसे करूंगा, f is a to b. ये एक सेट है a जो डोमेन होता है, ये एक सेट है b जो कोडोमेन होता है, और मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। ये तो तरीका है, मैंने आपको तरीका बताया। अब मैं इसको हटा के मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि आपका डोमेन हो गया भैया 1 2 3 का एक सेट, और कोडोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, और आपको मैंने डिफाइन करा कि फंक्शन का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर। जरा समझिएगा इस बात को, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली आपको फर्स्ट के एग्जांपल ही दिया गया है कि आपको डोमेन में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और वो पॉइंट्स कितने फाइनाइट है पता है, हमें डायरेक्टली पॉइंट्स ही पता है कि 1 2 3 ही पुट कर सकते हैं बस हम एक्स की जगह। तो रेंज हो जाएगी जो भी इन पॉइंट्स पे एफ एक्स की वैल्यूज आ रही है, यानी कि f1 f2 एंड f3 का सेट। अब ये सेट क्या बनेगा आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। f1 बनेगा 1 स्क्वायर यानी कि 1, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो इसका रेंज हो जाएगा 1, 4, 9। सर अगर इसको जैसे ऐसे बता इंटरवल दें, गिवन है तो फाइनाइट में नहीं आएगा ना? नहीं ना, ये तो सेट है, वैसे भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सेट बन रहा होगा, कोई ना कोई इंटरवल गिवन है तो आगे आ जाओ, सेकंड मेथड पे आ जाएंगे एकदम। पर ऐसा कभी दिया भी नहीं होगा, ये तो मैं बस आपको बता रहा हूं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि भाई देख, अगर तेरे को ऐसे कुछ पॉइंट्स दे दिए डोमेन में तो तूने आंसर निकाल लेना इन पॉइंट्स पे सीधा सीधा उठ के, वो तेरी रेंज है। ये तो मैं आपको इनपुट आउटपुट का बहुत ही बेसिक रिलेशनशिप बताना चाह रहा था कि इनपुट डोमेन हो गया, आउटपुट रेंज हो गया। ये आउटपुट हमारा रेंज है, यही रेंज है 1 4 9 इस फंक्शन की रेंज हो गई इस केस में, जब डोमेन हमें बताया गया है 1 2 3 है। बट अगर मान लो आपका डोमेन आता है ऑल रियल नंबर्स, या फिर रियल नंबर्स में से आप कुछ पॉइंट्स को हटा भी दो, कि जी नहीं, जैसे कि ये हो गया, ये हो जाए डोमेन, डोमेन बिलोंग्स टू, एक सेकेंड इसको जरा डिस्टिंक्ट कर दूं। जैसे कि डोमेन हो जाए, ऊपर एग्जांपल लिख रहा हूं, लिखता हूं आगे बता दो, पहले मेथड लिख लेते हैं। इफ डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स और ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स, तब आपने क्या करना है, देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। आपको शुरुआत में y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया होगा, आप वहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, और जब आप x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे तो आप ये देखेंगे, फ्रॉम दिस फाइंड y for x to be defined that is domain of this function which will eventually be the range of original function। समझते हैं, यही हमें करना है, यही मेथड में सीखना था बस। सेकंड वाला, थर्ड वाला मेथड में लिखवाऊंगा बट अभी आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको हम 12th क्लास में सीखेंगे। ऑल द बेस्ट वही है, बेस्ट ये भी है, पर ये सब में काम नहीं आएगा। छोटा तो यही है, पर ये हर जगह काम नहीं आ पाएगा यार, ये गड़बड़ हो जाएगी हमारी इसमें। वो भी हम आपको दिखाएंगे क्या गड़बड़ हो सकती है। कृष्णा एंड HR,
Guys, actually this class will continue for 15-20 more minutes. So I think you can leave or either talk to Mishkar sir about the next class. Okay, sir. Guys, we have to leave the class because there is another class scheduled. आपको भी एक आईडी आ रही है, हम उस आईडी से ज्वाइन कर लेते हैं सभी लोग, ठीक है? देवांश, अक्षत, ऋषिक एंड रोशनी। Okay, sir. तो आप लीव कर सकते हो, पर पूरा लिख के लीव करना। कैन आई लीव? क्योंकि अगर मैं लीव करूंगा तो व्हाइट बोर्ड हट जाएगा। आप सभी लोग लिख चुके हैं ना यहाँ तक पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जो लिख चुका है वो लीव कर सकता है। कूल 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 कूल। आपके पास न्यू आईडी आ रही है, यू कैन लीव द क्लास।